और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें हेल्प करेगा। यानी ये एक ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें ये सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड है। भारत का पहला सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 जब सफल हुआ, उसके बाद सारे कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो भारत के इफिशिएंट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते रहा कि ये कितना क्रेजी है कि इतने कम प्राइस में मात्र $75 मिलियन में चांद तक कोई कैसे सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। चंद्रयान 615 करोड़ में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। रशिया का ल्यूना 25 1600 करोड़ में भी नहीं कर पाया। चाइना का चैंगी मिशन जो कि सक्सेसफुल था और मून पर सफल तरीके से लैंड कर गया, वो 1400 करोड़ में इस काम को कर पाया था। लेकिन इसरो ने इसी काम को सबसे इफिशिएंट तरीके से कर दिखाया और यही कारण है कि बाकी स्पेस एजेंसीज जो है वो इतना इंटरेस्टेड हो रही है। और तभी ये मिशन अनाउंस हुआ जिसका नाम है ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब यहाँ पर ये बात है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ये सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ये चांद के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जी हाँ, इसका नाम सही डिनोट करता है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ही एक्सप्लोर करेगा। लेकिन बात ये है कि जो इंडिया का चंद्रयान 3 था वो पोल्स के करीब गया था। यानी चांद का बॉडी अगर आप लो तो जो पोल है एकदम पोल 90 डिग्री पोल रीजन एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं पहुँचा था, बल्कि उससे कुछ डिग्रीज दूर ही वहाँ पर चंद्रयान 3 का रोवर चल रहा था जहाँ पर सनलाइट पहुँचता है। अगर एग्जैक्ट पोल की बात करें तो वहाँ सनलाइट जरा भी नहीं पहुँचता है, वो कम्प्लीटली डार्क एरिया है। तो जो ल्यूपेक्स मिशन होगा ये उसी जगह पर जाएगा, पोल के उस अंधेरे रीजन में। तो इसका मतलब आप ये भी समझ गए होंगे कि सिर्फ सोलर पैनल से काम नहीं चलने वाला, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि उस यान को रात में भी पावर मिल सके। और क्योंकि 15 दिनों का रात होता है तो उतने के लायक एनर्जी होना चाहिए। और इसी के चलते इस बार चारों कंट्रीज जो ये काम कर रही है इसमें ऑफ कोर्स वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लूटोनियम के एटम से एनर्जी जनरेट होती है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म होता है, बट आप ये जान लो कि जो प्लूटोनियम है वो पावर को पैदा करता है बिना सनलाइट के। और 15 दिन जो चांद पर रहता है, दिन में तो लाइट से काम चल जाएगा, सोलर पैनल के चलते धूप से काम चल जाएगा, लेकिन जो लगातार 15 दिन रात रहता है उसमें ये काम आएगा। ये जो प्लूटोनियम टेक्नोलॉजी है ये काम आएगा। इस मिशन में जापान की बहुत बड़ी भूमिका है। वो H3 लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेगा इंडिया को, और जो रोवर चलेगा सरफेस में रिपोर्टेडली वो भी जापान ही प्रोवाइड करेगा। और जो लैंडर है, जैसे कि विक्रम लैंडर था, वो जो लैंडर का पार्ट है ये इसरो संभालेगा। अहमदाबाद में मौजूद फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का यूनिट है इंडिया में, वो प्रोवाइड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ल्यूपेक्स मिशन में लगेंगे। ये जहाँ पर जाएगा उस भयंकर जगह का नाम है परमानेंटली शैडोड रीजन। यानी अगर चांद के पोल्स के चारों तरफ बहुत दिन तक घूमेगा तब तो बैटरी से काम चल जाएगा, सोलर पैनल से काम चल जाएगा। लेकिन मान लो कि 1-2 महीने वो पोल वाले रीजन में ही रहा तो वहाँ पर तो जरा भी सनलाइट नहीं पहुँचता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से नहीं पहुँचा है, अरबों सालों से। और चाहे 1 महीना लो चाहे 1 साल लो, वहाँ कभी पहुँचेगा ही नहीं लाइट। तो इसलिए वहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली उसी प्लूटोनियम टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। चांद का ये जो कोट एंड कोट परमानेंटली शैडोड रीजन है, ये चांद के सारे रीजन से बहुत अलग है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है वो किसी को भी आइडिया नहीं है। जो चंद्रयान 3 है, जो कि भारत के सबसे बड़े मिशंस में से एक है, उसकी लाइफ 15 दिन है क्योंकि उसमें वो प्लूटोनियम टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद है, और 15 दिन बाद वो सेल्फ डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो अपकमिंग मिशन होंगे ये इसका नेक्स्ट स्टेप होंगे, और यही कारण है कि इसमें भारत ने जापान को भी शामिल किया है। और जब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये दोनों हेल्प करने आए, इनको भी कोलैबोरेट करने का मौका दिया। जब कोई यान लैंड होता है मून पे, तब जो आखिरी 15 मिनट होते हैं उसको द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि वर्षों की मेहनत
उस 15 मिनट पे डिपेंडेंट रहती है। ये एक ऐसी चीज है, इसके बारे में डीपली सोच के देखो तो कितना अजीब लगेगा। द 15 मिनट्स ऑफ टेरर। जब भारत ने पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग अचीव किया चंद्रयान 3 में, तो वो जो लास्ट 15 मिनट था, उस समय पूरे देश की धड़कन बढ़ चुकी थी। और YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड शामिल हुआ। YouTube प्लेटफॉर्म, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, उसमें करीब 9 मिलियन लोग साइमल्टेनियसली इस लाइव स्ट्रीम को व्यू कर रहे थे, जो कि पूरे विश्व के आज तक के जितने भी लाइव स्ट्रीम्स हुए हैं उन सब से ज्यादा है। 9 मिलियन साइमल्टेनियस पीपल वॉचिंग। और यही 15 मिनट का जो टेरर है, ये रॉन्ग हो गया था चंद्रयान 2 मिशन में, जो कि भारत का एक फेल्ड मिशन था सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में। उसमें भी 95% सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ था, लेकिन लास्ट का जो 15 मिनट का टेरर है, यही उस टाइम रॉन्ग हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 को इसी ने सॉल्व किया, और अब इसका नेक्स्ट लेवल ल्यूपेक्स मिशन इससे भी बियॉन्ड होगा। वो इस तरह से बनाया जाएगा ताकि वो ऑलमोस्ट ऐसा हम उसको कोट दे पाए, इसको कहें टू बिग टू फेल। अब क्योंकि इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है, किसी एक कंट्री का तो टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है, तो जब इतने सारे ब्रेन्स लगेंगे तो इसको हम लोग टैग दे सकते हैं टू बिग टू फेल। जी हाँ, ये टू बिग टू फेल मिशन होगा। जैसे यहाँ पर एक अनरिलेटेड चीज बताऊं तो जो भारत के सबसे बड़े बैंक है, जैसे कि HDFC, ICICI, ये सब प्राइवेट बैंक्स होते हुए भी RBI ने इन्हें टैग दिया है टू बिग टू फेल। यानी ये फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, वरना इंडिया का पूरा इकोनॉमी डूब जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ही है, जब इतने सारे कंट्रीज हैं, रोवर जैक्सा दे रहा है यानी जापान का एजेंसी, लैंडर इसरो दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट नासा और ESA दे रहा है, तो ये फेल होने के चांसेस बहुत कम है। वैसे हम लोग चांस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ल्यूपेक्स का जो ओवरनाइट सर्वाइवल है, वो सबसे जरूरी पार्ट्स में से एक है इस मिशन में। और जो टेक्नोलॉजी होगी उसका मैं अंदाजा देने के लिए आपको बता दूं कि भारत का पहला चांद पर लैंडिंग यानी चंद्रयान 3 में जो टेक्नोलॉजी था, उससे करीब 5 गुना ज्यादा एडवांस्ड आप इस टेक्नोलॉजी को मान सकते हो, जो कि इस मिशन में यूज होगा। वैसे लोगों का सवाल होता है कि इंडिया का क्रूड मिशन कब आएगा, यानी एक ऐसा चांद का मिशन जिसमें इंसान जाए, जिसको कि बहुत लोगों का वेट है। तो फिलहाल ये जो ल्यूपेक्स मिशन है, ये तो रहेगा अनक्रूड मिशन, लेकिन इसके बाद कई ऐसे अपकमिंग मिशन प्लान होंगे जिसमें कि क्रू को इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये गगनयान के बाद ही आएगा। यानी इंडिया पहले स्पेस में धरती के ऑर्बिट में इंसान को भेजेगा और उसके बाद ये चांद वाली प्लान को एग्जीक्यूट की जाएगी। ल्यूपेक्स का जो काम है वो साल 2017 में ही शुरू हो गया था। इसरो ने साइन किया था एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट IA 2017 में जैक्सा के साथ, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। फिर साल 2018 में इसरो और जैक्सा दोनों एक ज्वाइंट मिशन डेफिनेशन रिव्यू पे भी बैठे, और 2019 तक जैक्सा ने इंटरनल प्रोजेक्ट का जो रेडलीनेस था उसको भी रिव्यू कर दिया। मतलब वही कहना चाह रहा हूँ सिंपली कि ये सब फॉर्मेलिटीज हुई और ये काम 2017 से चलते आ रही है। जापान के पास एक एल्गोरिदम है, एक स्पेशल एल्गोरिदम और एक नेविगेशनल इक्विपमेंट है। इसी को जैक्सा स्पेशली प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। और इस बार और एक खास चीज है कि जो रोवर रहेगा इस बार, उसके अंदर एक ड्रिल मशीन भी रहेगा। सिंपली स्पीकिंग, यानी वो चांद पर लिटरली ड्रिल करके लगभग 1.5 मीटर यानी 4 फीट 11 इंच ड्रिल करके जो सरफेस का सैंपल है वो कलेक्ट करेगा, और उसको जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे वो एनालाइज करेगा। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार यानी GPR रहेगा, जो कि 1.5 मीटर तक जमीन के अंदर सब कुछ को एनालाइज कर पाएगा। एक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा, यानी जो अंडरग्राउंड एलिमेंट्स है उसको ये पता करेगा। एक्वाटिक डिटेक्टर यूजिंग ऑप्टिकल रेजोनेंस, जिसे कि अडोर कहते हैं, ये डिवाइस भी जाएगी। ये मिशन 2025 के एंड तक होगी। इसमें ऐसे कई डिवाइसेस होंगे जो कि स्पेस से चारों तरफ से आती हुई रेस को भी डिटेक्ट करेगी।
क्या है कि इन सब रिसर्चेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यानी एलियंस की एग्जिस्टेंस, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। भले उसका कोई सुराग अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे इस कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड में चारों तरफ से कई रेज आते रहते हैं जिन्हें सैटेलाइट्स हमेशा रीड करते रहते हैं। और ये हमें ये बताता है कि ऐसी भी कई सिविलाइजेशंस हो सकती हैं हमारे यूनिवर्स में जिसके पास रेडियो टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब धरती का कोई मून नहीं था। मून तब बना जब एक बहुत ज्यादा बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया और इतना मलबा निकला कि वो मलबा स्पेस में जाकर गोलाकार आकार में, ग्रेविटी के चलते ऑफ कोर्स गोल आकार में वो बन गया और वो सारा गोल आकार का कलेक्शन धरती को एस्केप नहीं कर पाया क्योंकि धरती की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। और फिर वो हमेशा का साथी बन गया धरती का, और ऐसे ही बना चांद। और उस टाइम यही चांद धरती से कुछ ऐसा दिखता था, ह्यूज साइज, लगभग 10 गुना ज्यादा क्लोजर था जितना अभी आपको दिखता है, जितना अभी है उसके कंपैरिजन में। यानी जितना बड़ा आपको चांद अभी आसमान में दिखता है उसे 10 टाइम्स क्लोजर चांद था। इमेजिन करो कि आप रात को उठे और देखे कि चांद 10 गुना बड़ा हो गया है। तो कुछ ऐसा ही था मून शुरुआत में, और धीरे धीरे वो और दूर चला जाते जा रहा है। लगभग 3.78 सेंटीमीटर हर ईयर वो दूर जाते जा रहा है। एक और क्वेश्चन था आप लोगों का कि चांद पर जो इतने सारे गड्ढे मौजूद हैं, धरती पर ऐसे गड्ढे क्यों नहीं है? मतलब ऐसा जो वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर बहुत सारी चीजें आके टकराते रहती है, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, ये सब तो आते रहता है स्पेस से, तो वो टकराते रहता है और टकराने से चांद पर ऐसा गड्ढा बनते रहता है। तो वो तो अगर मून को टकराता है तो धरती को भी टकराना चाहिए, तो धरती को कुछ क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर ये है कि धरती जो है वो एक वंडर है, यानी धरती जैसा और कोई नहीं, क्योंकि धरती के पास एक अपना प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पहली बात सन रेज से धरती की रक्षा करता है सूरज के प्रकोप से, और दूसरी बात हमारे पास एक ऐसा एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेयर है, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है, जो कि छोटे मोटे अनगिनत एस्टेरॉयड जो कि डेली बेसिस पे इनफैक्ट घंटों के बेसिस पर आते रहते हैं, उन सब को एटमॉस्फेयर में ही जला डालता है, आने के पहले ही उसका गेम बजा देता है धरती। तो इसके चलते धरती प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन मून के पास ना अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ना अपना कोई प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है, और यही कारण है कि उसका जो सरफेस है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को फेस करता है, पहली बात, और दूसरी मेन बात कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता है, जिसके चलते छोटा से छोटा एस्टेरॉयड या मीटेरॉयड उस पर जाके गिर जाता है और इतने सारे गड्ढे बन जाते हैं, अनगिनत गड्ढे बन जाते हैं। चांद को अगर आप सामने से देखोगे तो सिर्फ गड्ढा 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 ही सिर्फ दिखेगा। मून का टेम्परेचर इतना वेरी करता है कि सुबह में बॉइलिंग टेम्परेचर से भी ऊपर यानी 123 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मतलब दिन के टाइम इतना गर्मी, और जब सनलाइट जाता है यानी रात के टाइम, तो स्केल के दूसरे साइड वो भी एक्सट्रीम तरीके से होता है, यानी -200 -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और इसलिए जगह जगह गड्ढे आपको दिखते हैं, और इसलिए मून को इतना वल्नरेबल माना जाता है। इससे एक बहुत ही डीप सी थॉट माइंड में आती है जो पर्सनली आपसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब ये कोई जानकारी नहीं है, बस एक थॉट है मेरा कि मान लो कि स्पेसशिप कोई उतरा चांद पर और कोइंसिडेंटली उसी टाइम कोई मीटेरॉइड आके टकराया और कोइंसिडेंटली एकदम उसी लोकेशन पे टकराया, तो इससे तो अगर कोई यान सक्सेसफुली लैंड होगा तो फिर भी वो यान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत वल्नरेबल है। धरती में इतने सारे घर है, गाड़ियां हैं, तो आपके घर पे मेटेरॉइड इसलिए नहीं गिरता क्योंकि धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही गेम बजा देता है उसका, जिसके चलते वो कितने किलोमीटर ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन चांद पर अगर कोई बेस बनाया, जो कि ऑफ कोर्स बनाएगा नासा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि वो लोग एक्टिवली प्लान कर रहा है, तो वो सब बहुत वल्नरेबल होंगे। तो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा मेटेरॉइड गिरे भी तो कुछ ना हो। चांद पर तो एक बार इतना बड़ा
मेटेरॉइड गिरा था जिसके चलते उसके साउथ पोल पर एटकेन बेसिन नाम का एक क्रेटर बना जो कि 2500 किलोमीटर चौड़ा था। यानी जो एटकेन बेसिन जो है इसका डायमीटर 2500 किलोमीटर है और ये चांद का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी मेटेरॉइड का। यानी इतना वल्नरेबल है ये, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो फ्यूचर में जो बेसेस बनेंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे मटेरियल्स को लगाए जाएंगे जिसके चलते कोई भी अगर एस्टेरॉइड टकराए भी तो वो मून बेस बिल्कुल सेफ रहे। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।